जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ प्रथा शुक्ला। भारत देश को आजाद हुए 76 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में ये मौका बहुत खास होता है। भारत देश की स्वतंत्रता की जब बात होती है तो यूं ही इसे 76 साल नहीं पूरे हो गए हैं। इसके पीछे उन तमाम लोगों की मेहनत है और बहुत से क्रांतिकारी वीर शहीदों के अपने प्राण न्यौछावर करने का कारण है, जिसकी वजह से आज भारत देश आजाद हुआ है और हम और आप, हम सभी स्वतंत्र भारत देश के नागरिक हैं। लेकिन आज इस खास मौके पर और अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ, क्योंकि भारत देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। कई वीर बलिदानी यहाँ पर हुए हैं जिन्होंने अपने प्राण का त्याग कर दिया। सिर्फ उनका मकसद एक ही था कि भारत देश आजाद हो जाए। आज इसी तरह से एक यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में हम चर्चा करेंगे, परसराम सोनी जी। जब एक बात आती है कि पूरी देश और दुनिया, पूरा भारत देश जब देश को आजादी दिलाने के लिए एक ओर हो गया था, तो ऐसे में हर राज्य की अपनी अपनी सहयोगिता थी। बात जब छत्तीसगढ़ की आती है तो ऐसे में ये राज्य भी भला कैसे पीछे हो सकता है। छत्तीसगढ़ से भी एक ऐसी ही शख्सियत है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परसराम सोनी जी। आज उनके बेटे हमारे साथ अजय सोनी जी मौजूद हैं और उनसे हम आपको मुखातिब कराएंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इसके पीछे की कहानी रही है, कैसे इस सफर की शुरुआत हुई और कैसे एक आम परिवार का लड़का जिसके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हुई और आखिरकार उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस भारत देश को आजादी दिलाने के लिए। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका जी। बहुत जब कहानी जब ये आती है कि भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए काफी कुछ संघर्ष किया गया, ये बात किसी से छिपी भी नहीं है, बहुत लोगों की अपनी कहानी है। लेकिन षड्यंत्र केस की बात जब आती है, बहुत सी बात क्योंकि ऐसे भी होती है कि कुछ बातें छप जाती है, कुछ बातें छिप जाती है। कहीं ना कहीं षड्यंत्र केस इन्हीं चीजों में शुमार है कि इसके बारे में लोगों को उतनी ज्यादा जानकारी नहीं और ये बात कहीं ना कहीं छिपी हुई है, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसकी आजादी दिलाने के पीछे। क्या है ये षड्यंत्र केस, आपसे समझे जी। हमारे पिताजी श्री परसराम सोनी सेंट पॉल स्कूल में पढ़ते थे। उनके मन में ये जिज्ञासा थी, ये बात उठी कि छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता आंदोलन में उतना विशेष योगदान नहीं है। इस खालीपन को वो दूर करना चाहते थे। उनके मन में ये बात थी कि छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह के शहादत के बाद कोई बड़ी घटना नहीं हुई है जिससे छत्तीसगढ़ का नाम स्वतंत्रता आंदोलन में आगे आए, और इसीलिए यही भावना उनके अंदर थी। और उन्होंने अपने स्कूल बाल्यकाल से, स्कूल लाइफ से ही अपने सहपाठियों के साथ मिलकर उन्होंने भगत सिंह के रास्ते से देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया। उसमें उन्हें कई तरह की तकलीफें आई, अनुभव नहीं था। उनकी उम्र 18 साल की उम्र से उन्होंने ये काम शुरू किया। जो क्रांतिकारी हैं वो लोग अंग्रेजों को सशस्त्र विद्रोह के जरिए भगाना चाहते थे, और अंग्रेजों ने जब इस मामले को पकड़ लिया तो उन्होंने इसको एक आपराधिक षड्यंत्र के रूप में, आपराधिक घटना के रूप में नाम देने के लिए इसको रायपुर षड्यंत्र केस का नाम दिया। देश में तमाम जगह जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उन सभी जगह के आंदोलनों का नामकरण उन्होंने, अंग्रेजों ने इसी तरीके से दिया। काकोरी षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, रायपुर षड्यंत्र केस, इस तरीके से उन्होंने ये नाम दिया। ये षड्यंत्र केस उनके द्वारा दिया गया नाम है। वास्तव में ये एक स्वतंत्रता आंदोलन है जो अंग्रेजों को सशस्त्र विद्रोह के जरिए देश से मार भगाने की कोशिश करने वालों का ये एक प्रयास है। तो रायपुर षड्यंत्र केस भी इसी तरीके से है कि यहाँ के नवयुवक जो जबलपुर से रायपुर तक के संबंधित थे, और बहुत बड़ा ग्रुप तो नहीं बन पाया था, लेकिन हाँ
एक ग्रुप जरूर था, एक बहुत सारे लोगों का सहयोग था जो मिलके गोला बारूद इकट्ठा किए, बम पिस्तौल बनाए और बना के उस तैयारी में थे कि किसी समय जो पूरे देश में जब जन आंदोलन या विद्रोह की स्थिति पैदा हो, उस समय हम भी अपनी ताकत दिखाएंगे। और उनका योजना था अगस्त का महीना 1942, अगस्त में 9-10 अगस्त के आसपास उनकी प्लानिंग थी कि हम इसमें कुछ करेंगे। परंतु दुर्भाग्यवश वो 15 जुलाई को गिरफ्तार कर लिए गए, पकड़े गए। वो इसलिए पकड़े गए कि इसमें से एक आदमी उनका पुलिस का मुखबिर बन गया, पुलिस का इन्फॉर्मर बन गया और उसने ये सारी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। इसलिए और इसीलिए इस पूरी घटना को, इसके पूरे मामले को जो चला, उसको अंग्रेज सरकार ने इसको एक षड्यंत्र केस का नाम दिया। और इस वजह से ये षड्यंत्र केस का नाम दिया गया। ऐसी स्थितियां क्योंकि निर्मित हुई है। गिरफ्तारी का आपने जिक्र किया, क्योंकि आप जब रायपुर षड्यंत्र केस के बारे में बता रहे, क्यों इसका नाम पड़ा और कैसे इसकी शुरुआत हुई है, आपने गिरफ्तारी का जिक्र किया। 15 जुलाई को गिरफ्तारी हुई, कैसे ये गिरफ्तारी हो गई, किसने मुखबिरी किया और क्यों ऐसी स्थिति निर्मित हो गई? इसमें क्या था, परसराम सोनी जी ही इस पूरे मामले के सूत्रधार थे, मुखिया थे और सारी गतिविधियां वही संचालित करते थे। उसमें बहुत सारी सावधानियां वो रखते थे कि एक व्यक्ति को अनावश्यक दूसरे व्यक्ति से परिचय नहीं कराना। वो इसलिए ऐसा करते थे कि अगर एक पकड़ा गया तो वो फिर दूसरे को ना पकड़ पाए, उसके बारे में ना जाने वो। और वैसे ही वो जो भी गोला बारूद हथियार जो उनके पास था, उसको हमेशा एक जगह नहीं रखते थे, वो हमेशा उसके जगह बदलते रहते थे। उस दिन क्या हुआ था कि 14 जुलाई को शिवनंदन जो पुलिस का मुखबिर बन गया था, वो हमारे घर में, परसराम जी के घर में, वो गोला बारूद तमाम हथियार देखा था, उनको दिखाया गया कि ये सब रखा हुआ है, वो जानता था। और दूसरे दिन उनको गलती से ये बता भी दिए थे कि कल एक रिवॉल्वर 6 फायर का रिवॉल्वर गिरीलाल मिस्त्री से लेके आना है। ये 2 गलती हुई और वो ये दोनों बातें पुलिस को बता दिया और पुलिस पूरी तैयारी में थी। तो शिवनंदन जो है सुबह 10 बजे के करीब हमारे घर आया, हमारे पिताजी के पास आया और उनको अपने साइकिल में लेके गोल बाजार जहाँ गिरीलाल मिस्त्री रहते थे उनके घर गए। और वहां से लौटते समय उसकी पूरी प्लानिंग थी कि एडवर्ड रोड, सदर बाजार, तिगड्डे के पास गिरफ्तारी करवाना है। पुलिस वहां पहले से मौजूद थी और वो साइकिल में हमारे पिताजी उसी तरफ से लाया। हमारे पिताजी जिद कर रहे थे कि नहीं, दूसरे रास्ते से हमको जाना है, लेकिन वो जिद किया और हमारे पिताजी विश्वास किए कि ये बचपन का साथी है, ये ऐसा गलत नहीं करेगा। वहीं पर वो धोखा खा गया और वो जाके वहां गिरफ्तारी करवाया। उस दिन वहां उस 15 जुलाई 1942 रथ यात्रा के दिन थी। हमारे घर में चर्चा होती थी, तो रथ यात्रा का दिन था वो, सुबेरे। और हमारे दादाजी उस समय खाना खाने बैठे थे जब पुलिस वहां पहुंची। तो हमारे पिताजी की गिरफ्तारी के बाद तुरंत पुलिस जो है सभी के घरों में जाना और सबको खोजबीन करना शुरू कर दिया। और उस समय हमारे घर में सभी कमरों में पुलिस जाके ताला लगा दी। उसके बाद फिर हर एक चीजों की उन्होंने धीरे धीरे तलाशी ली। हालांकि उनको घर में कुछ विशेष कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो रात में ही दिखाने के बाद ही रात में उन्होंने अपना सामान भूरीलाल सोनी के यहाँ पहुंचा दिया था। और भूरीलाल सोनी के यहाँ पहुंचाने के बाद जैसे पुलिस को गिरफ्तारी वगैरह के बाद मालूम हुआ, तो वहां से फिर सब चीजें गायब कर दी गई और बहुत नगण्य सामान उन लोगों को बरामद हुई। हमारे पिताजी के पास से
रिवाल्वर बरामद हुई जो गिरीलाल मिस्त्री के यहाँ से लेके आ रहे थे, और 3 उनके पास कारतूस था। कारतूस उनको पुलिस को उस समय नहीं मिल पाया था, वो रखे थे, और कारतूस को उन्होंने बाहर फेंक दिया था जो पुलिस के हाथ नहीं लगा। हाँ, मेरे पिताजी ने, उनको शक तो हो गया था कि ये ऐसा कौन किया होगा, कौन पुलिस को बताया, कैसे उसको मालूम हुई, कैसे पुलिस आगे गिरफ्तारी। उन्होंने इसको टेस्ट करने के लिए शिवनंदन को बोला कि मैं गोली जो 3 कारतूस जो है वो वहां पर फेंका हूं, तुम उसको उठा के वहां से हटा दो। तो बाद में उनको पता लगा कि वो उसको कारतूस को हटाने की जगह वो पुलिस को सौंप दिया कि ये कारतूस भी यहाँ है। तो इस तरह से तब उनको कंफर्म हो गया कि यही आदमी गद्दारी कर रहा है और यही इन्फॉर्मर है। इस तरीके से ये घटना सामने आई और उनको समझ में आया कि कौन क्या कर रहा है। एक परिवार के एंड से मैं एक सवाल करना चाहूंगी। जैसे आपने बताया कि भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा दिन था वो 15 जुलाई, जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई। एकाएक जब एक परिवार में पुलिस दस्तक देती है और इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और घर के बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस वक्त उस माँ बाप में क्या गुजरी होगी, कैसी स्थितियां रही होगी उस वक्त? वही है, उस दिन उस समय हमारे पिताजी लिखे भी हैं, बताए भी थे कि हमारे दादाजी जो है वो खाना खाने बैठे। जब पुलिस पहुंची, पुलिस को देख के उनको शंका तो हो गया कि बड़ी दुर्घटना हो गई है और ये जरूर कुछ ऐसा हो, तो वो खाना नहीं खा सके, खाना छोड़ दिए और फिर उनसे बात की कि आप लोगों को क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि हमको तलाशी लेनी है। तो फिर उन लोगों ने तलाशी, तो वो बहुत हताश हुए थे हमारे दादाजी, उनको बहुत परेशानी हुई थी और जाते थे मामले मुकदमे सारे चीजें, लेकिन लोगों का सहयोग बहुत मिला, पूरे शहर का सहयोग मिला। तो उनसे जरूर उन सब उत्साह से, लोगों का सहयोग से हमारे घर के लोगों को राहत मिलती थी। लेकिन फिर भी ये बड़ी घटना थी, बहुत बड़ा खतरा था। तो ठीक है, सजाएं जो भी हुई, उसके बाद जो समय आया तो बहुत जो घटना थी और जैसा मामला था उस हिसाब से बहुत कम तकलीफ हुई। जो 7 साल की सजा थी वो 4 साल में छूट गई। और जिस दिन गिरफ्तारी हुई उस दिन भी घर के लोगों को या किसी लोगों को ये भी अंदाजा नहीं था, लोग अनभिज्ञ थे कि ये कब तक ऐसी गिरफ्तारी होनी है, कब तक ऐसी स्थितियां रहेगी, कि कब वो वापस लौट के आएंगे। कब वापस लौट के आएंगे तो किसी को कोई अंदाज नहीं था और भय था कि ये तो बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़ी लंबी सजा होगी, ये तो लोगों का अंदाज था। और वैसे बहुत ज्यादा कुछ दुर्घटना नहीं हुई थी, लड़ाई नहीं छिड़ी थी, युद्ध नहीं हुआ था, तो उसके पहले ही गिरफ्तारी हो गई। तो अगर वैसा नहीं हुआ होता तो इसमें से बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी हुई होती। तो ये, और इसलिए रायपुर षड्यंत्र केस ऐसा अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है और एक छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक बड़ी घटना है। सशस्त्र स्वतंत्रता आंदोलन छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह के बाद ये दूसरी घटना है। उसके बाद ये दूसरा स्टेप। कोई बातें छप जाती है और कोई बातें छिप जाती है। षड्यंत्र केस के बारे में चूंकि हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, आपने बताया 18 साल की उम्र में उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की, 22 साल की उम्र में उनकी गिरफ्तारी हो गई। ये उम्र जो होती है बहुत किशोरावस्था वाली, और ये उम्र महज जिसमें लोग अपने जीवन को जीने का एक अलग ही सलीका अपनाते हैं। लेकिन ऐसे में परस जी के अंदर ये क्रांतिकारी भावना कैसे जागृत हुई? वो बताते थे हमें कि नारायण राव अंबेडकर जी बच्चों को लेके झंडा लेके, तिरंगा झंडा लेके पूरे शहर में घूमते थे, स्कूल में। उनकी भी उम्र उस समय बहुत ज्यादा नहीं थी,
हमारे पिताजी से 10 साल बड़े रहे होंगे। तो वो बच्चों को लेके हर एक स्कूल में घूमते थे, इनके स्कूल में भी आते थे। तो इन्होंने ये सोचने लगे कि ये क्यों लेके आते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो वहाँ से उनकी ये भावना आई कि देश हमारा गुलाम है, आज़ादी हमको चाहिए, हमारे देश को आज़ादी मिलनी चाहिए। आज़ादी में क्या-क्या हो रहा है, आज़ादी के लिए कौन-कौन क्या कर रहे हैं। तो भगत सिंह का नाम बहुत आगे था। 1931 में उनको फांसी हो गई थी और गांधी जी के भी आंदोलन बहुत तीव्रता में थी। और लेकिन फिर भी अंग्रेज जो है सारे आंदोलनों को कुचलने में बहुत बेरहमी से काम कर रहे थे और साम्राज्यवाद जो है क्रूरता में दुनिया में बेमिसाल रहे हैं। ये सारी बातों को उनके मन में बहुत आक्रोश था और इसलिए जैसे को तैसा जवाब देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इस क्रांतिकारी रास्ते को अपनाए। वो बम पिस्तौल घर में बनाना शुरू किए, तमाम लोगों को सहयोग लेना शुरू किए और बहुत से लोग अपना पैसे से मदद करते थे, कुछ उनके हथियार बनाने में सहयोग किया करते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में सारी चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया है। और आज़ादी मिलने की हालाँकि जब वो 1942 का समय जो था, वो कुछ ऐसा समय था कि उस समय अंग्रेज बहुत कमज़ोर हो गए थे। अंग्रेज साम्राज्यवाद काफ़ी कमज़ोर हो गया था। वो बताते थे कि 1930 का या 1920 का समय जो था, वो समय अंग्रेज बहुत क्रूर थे, ज़्यादा क्रूर थे और वो देश के ऊपर ज़्यादा क्रूरता से आंदोलनकारियों के ऊपर दमन किए। उसी का परिणाम था 1919 का जलियांवाला कांड। उनकी क्रूरता को दिखाता है, वो कितने क्रूर थे। और इसी तरह पूरी दुनिया में उन्होंने बर्बरता दिखाई है जो साम्राज्यवाद है और पैसे के लिए पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, ये इसी तरह की क्रूरता वो दिखाते रहे पूरी। और उसके खिलाफ आंदोलन, उसके खिलाफ लड़ाई, ये एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मन में था। पूरी दुनिया गुलाम थी और पूरी दुनिया में साम्राज्यवादी देश थे और गुलाम देश थे। ऐसे समय में पहला देश सोवियत रूस आज़ाद हुआ, सोवियत क्रांति हुई। उस सोवियत क्रांति की चमक पूरी दुनिया में देखी गई। पूरी दुनिया के हिंदी साहित्य या और किसी साहित्य में उस सोवियत क्रांति का असर हमको दिखता है। उनके साहित्यों पे असर हुआ, उनके सोच समझ में असर हुआ, उनके स्वतंत्रता आंदोलन में इसका असर हुआ। हर कोई चाहता था कि सोवियत रूस की मदद से हम भी इसी तरीके से आज़ादी हासिल कर लें। सुभाष चंद्र बोस भी सबसे पहले सोवियत रूस ही गए और जाके उन्होंने उनसे मदद मांगने की कोशिश की। हालांकि उस समय सोवियत रूस बहुत कमज़ोर था, नव आज़ाद देश था, तमाम साम्राज्यवादी देश भी उसको ख़त्म कर देना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन होते रहा। सब लोग अपने अपने प्रयास से, अपनी अपनी ताकत से जितना हो सकता था वो करते रहे। हमारे पिताजी के साथ में सुधीर मुखर्जी, रणवीर सिंह शास्त्री, विपिन बिहारी सूर, निखिल भूषण सूर, मंगल मिस्त्री, होरीलाल सोनी, ये तमाम लोगों को सजा हुई है, लंबी सजाएं हुई हैं, उनके साथ सहयोग करते रहे। कई व्यवसायी हैं जिनके कारखाने थे, कारखाने में काम करने वाले मजदूर थे, वो उनके लिए रिवाल्वर का कुछ कुछ पुर्जा वगैरह बना के ला के देते थे, उनसे वो सहयोग लेते थे। कुछ लोग कांग्रेस के कुछ बड़े नेता उस समय थे जो उनको पैसे से मदद करते थे और इस प्रकार के तमाम सहयोग लेके वो काम करते रहे। लेकिन इनके बीच में एक गद्दार पैदा हुआ जो उनके साथ पढ़ता था, उनका बचपन का साथी था और उन घर के बाजू में रहता था। वो पुलिस से मिल गया और वो तमाम प्रकार की सूचनाएं पुलिस को देता रहा और 1942 15 जुलाई 1942 को सदर बाजार एडवर्ड रोड
के जो जंक्शन है वहाँ पर हमारे पिताजी की गिरफ्तारी करवाया। भारत देश को आज़ाद हुए 1947 में देश आज़ाद हुआ। ये जो आपने बात बताई है और ये जो षड्यंत्र केस था, ये कहीं न कहीं 1942 का हाँ, दौर था, उसके हाँ। इर्द-गिर्द का। और मैंने कहीं पे पढ़ा है, सुना भी है कि जब ये षड्यंत्र केस की जब बात हो रही थी और आपने बताया कि गोला-बारूद बनाने के लिए भी काम भी करते थे, छुप के ये काम किया जाता था। मकसद सिर्फ़ एक था कि किसी तरह से अंग्रेज़ों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, हाँ। भारत देश को आज़ादी मिले। इसके पीछे की भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी कहीं न कहीं मैंने सुनी है कि राजकुमार कॉलेज के पीछे या आस-पास कहीं पर गोला-बारूद बनाने का काम किया जा रहा था। हाँ। ये बात किसी को पता चली। हाँ। इस कहानी पर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। क्या है, हमारे पिताजी साइंस की पुस्तकें पढ़ के जी। बम कैसे बनाना, बारूद कैसे बनाना, उनके दिमाग में ये था कि हर बंगाली को बम बनाना मालूम। उनके साथ सुधीर मुखर्जी पढ़ते थे और निखिल भूषण सूर साथ में पढ़ते थे, बहुत इष्ट मित्र थे। उनको बोलते थे कि तुमको मालूम है क्या? तो उन्होंने बोला कि मालूम नहीं है, लेकिन पता करके मैं बताऊंगा। और वो बाल्यकाल में उनकी जो उत्सुकता जैसे रही होगी, उन्होंने पता किया, ये किया, फिर बाद में बोला कि नहीं मालूम है, नहीं मालूम हुआ। तो इन्होंने अपने मन से पुस्तकें पढ़ के, विज्ञान के पुस्तक पढ़ के और ये खोज करके उन्होंने ये काम शुरू किया। और ये बम बनाना धीरे-धीरे सीख गए। तो उन्होंने कई किस्म के बम बनाए। ऐसे बम बनाए जो सिर्फ धुआं देता है, आग लगाता है, नुकसान भी करता है, सिर्फ आवाज़ करता है, कुछ 1 मिनट बाद फूटने वाला बम है, या ऐसे बम हैं जो पोज़ीशन बम का नाम दिया उन्होंने। हालाँकि उस समय टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं थी, लेकिन वो सामान्य तरीके से ये सारी विधि के सारे तौर तरीके के बम बनाना उन्होंने सीखे। पोज़ीशन बम उन्होंने ये नाम दिया था कि उस बम को अगर रखा गया, इंस्टॉल कर दिया जाए एक बार, तो जैसा रखा रहेगा तो कोई विस्फोट नहीं होगा। लेकिन अगर उसको कोई छू दिया या उसका पोज़ीशन हिला दिया, तो उसका पोज़ीशन अगर चेंज हो जाए तो विस्फोट हो जाएगा। ये एक अलग किस्म का बम था और उन्होंने इसका इजाद किया था, बनाए थे। ऐसे ही ये बम बनाने के बाद उसका परीक्षण करना भी ज़रूरी रहता था। तो वो परीक्षण करने के लिए सुनसान इलाके में जाते थे, अपना कोई एक सहयोगी रखते थे और ये जगह थे ईदगाह भाटा, उस समय सुनसान जगह था। रावण भाटा का मैदान सुनसान था। शीतला मंदिर, महाराज बंद, बूढ़ा तालाब के इलाका जो है वो सुनसान रहता था। ऐसे जगहों पे वो परीक्षण करते थे बम का। तो ऐसे ही परीक्षण के दौरान वो कोई न कोई अपना एक सहयोगी ज़रूर रखते थे। उस सहयोगी में से गोविंद लाल अवधिया और एक अग्रवाल जी थे। दूसरा मटेरियल भी उनको बम बनाने के लिए जो मटेरियल की सप्लाई थी, वो होरीलाल सोनी देते थे और गैन सिंह जी ठाकुर देते थे। गैन सिंह जी ठाकुर एक स्कूल के हेडमास्टर थे और होरीलाल सोनी सीपी मेडिकल स्टोर में काम करते थे। मेडिकल स्टोर में तमाम प्रकार के रासायनिक मटेरियल वहाँ रहता था, तो उसमें से वो लाके उनको देते थे। इस प्रकार से वो बम का परीक्षण करते रहे। एक दुर्घटना हुई थी उनको, जिसमें उनका दोनों हाथ जल गया था। उस पोजीशन बम का वो परीक्षण कर रहे थे, तो उस परीक्षण के दौरान वो आग लग गई उसमें। आग लगने से वो मतलब चूड़ी कसा नहीं था, कसा रहता तो विस्फोट हो जाता, लेकिन उसको ढक्कन रख रहे थे, इसी समय उसमें आग लग गई, तो उनका दोनों हाथ झुलस गया था। लेकिन वो जले हुए हाथ को लेके हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, क्योंकि डॉक्टर समझ जाता कि ये बारूद से जला हुआ है, तो खतरा था। तो घर में ही रह के होरीलाल सोनी जो मेडिकल स्टोर में काम करते थे, उन्होंने अपने हिसाब से इलाज करके उसको ठीक किया। करीब उसमें 1 महीना का समय लगा, ऐसा उन्होंने बताया था। आगे आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आपने अभी गिरफ्तारी की बात कही है, एक लंबा दौर था कि जब वे जेल में बंद रहे, तो जब एकाएक जब जेल में बंद हुए, तो अब हम अगर परिवार की बात करें, तो परिवार वालों का रिएक्शन क्या था? क्या उन्हें पहले से जानकारी थी? क्या परसराम जी के परिवार वालों को जानकारी थी या उनके सहयोगी जो हैं उनको कोई जानकारी थी?
इसमें थोड़ा सा प्रकाश आप डालें। उसमें क्या है कि हमारे दादाजी को अंदेशा था जी। कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। कोई खिचड़ी पक रही हाँ है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। जी। और ये उनको आभास हो गया था कि ये पिस्तौल बनाते हैं, अच्छा। ये उनको मालूम था। और वो उस समय बोलते भी थे, उनको हमारे पिताजी ने बताया कि बोलते थे, बोले जिसके साम्राज्य में सूरज अस्त नहीं होता है, तुम उसको पिस्तौल दिखा के भगाना चाहते वाह, हो। क्या बात है। हाँ। ऐसा उनको समझाते थे कि ये जो है ये असंभव काम है। लेकिन आगे चल के जब देश आजाद हो गया तो हमारे पिताजी ने उनको बोला कि देखिए उस तमंचे से अंग्रेज भाग गए। वाह, क्या बात। तो ऐसा है कि प्रयास करने से हर चीज ऐसा नहीं है कि कोई चीज असफल हो, हमेशा असफलता ही मिलेगी ऐसा नहीं। प्रयास करने से जरूर ये सफलता मिली और पूरे देश के लोगों ने इसका प्रयास किया। ऐसे अनगिनत लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई, अपने घर की कुर्बानी दिए, तब देश आज़ाद हुआ। और ये इसलिए किया गया कि पूरे देश के लोग खुशहाल रहें, अच्छे से रहें, बिल्कुल। उनको गरीबी या शोषण का शिकार ना होना पड़े, इस लिहाज से ऐसा सब लोगों ने किया। हालांकि उसका उतना अच्छा परिणाम अभी लोगों को नहीं मिला है। जो आज़ादी का स्वाद जैसा मिलना चाहिए वो उतना अच्छा अभी नहीं मिला। ठीक है, फिर भी हम लेकिन एक हमारे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है बहुत, निश्चित तौर पर। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। हमारे पिताजी ने हमको आज़ाद भारत दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारी तमन्ना कि हम आज़ाद भारत को ही अपने बच्चों को दें, जिसमें वो अच्छी तरह से खुशहाल रह सकें, उनकी रोजी रोटी चले, उनका भविष्य उज्जवल हो, वो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई इस चीज़ों में न फंसे, उससे पीड़ित न रहें, हमारी यही तमन्ना है। चलिए, बिल्कुल, क्योंकि परिवार का ज़िक्र हुआ है, हाँ, बच्चों की बात आई है, हाँ। पिताजी की बात आई है। आगे आपसे ये समझना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि पिताजी को तो उनके कहीं न कहीं थोड़ा एहसास ज़रूर हो गया था कि कुछ काम तो हो रहा है, और लेकिन उन्होंने ज़िक्र नहीं किया खुलकर, ये बात अलग है। लेकिन जब माँ की बात आती है, तो माँ की ममता, उनका ममत्व थोड़ा अलग होता है। जब बच्चे को थोड़ी-सी भी चोट लग जाती है, तो माँ एक अलग ही सहानुभूति अपनी व्यक्त करती है अपने बेटे के प्रति। ऐसे में जब परसराम सोनी जी इतना बड़ा काम कर गए और इतनी सारी चीजों को जब उन्हें झेलना पड़ा, तब इस टाइम में, उस वक्त में माँ की क्या कुछ स्थिति थी और कैसा उनका रिएक्शन था? वो तो बहुत परेशान रहे। घर के सभी लोग, हमारी माँ को बहुत परेशानी रही, लेकिन फिर भी सहे और समय निकल गया। हमारी माँ के सामने तो बहुत बड़ी बात थी कि बच्चे का जन्म हुआ कुछ दिन बाद और हमारे पिताजी की गिरफ्तारी हुई, और ऐसे बड़े मामले में गिरफ्तारी हुई। और थोड़ी बहुत तो समझ उनको आ रहा था कि ये सब मामले ऐसे हैं जिसमें फांसी हो सकती या काला पानी की सजा हो सकती है, ये इतना बड़ा मामला है। तो उनको भय तो था, बहुत पीड़ा थी। फिर भी जैसे जैसे समय गुजरा और वो छूट के आए, फिर घर खुशहाल हुआ। तो समय के साथ माता जी ने भी स्वीकार कर लिया। हाँ जी। कि और भी हमारे बहुत से रिश्तेदार थे, उनको भी ये सब बाद में पता लगा। लेकिन ये है कि उस समय तक लोगों के अंदर बहुत जोश था। लोगों को देश की आज़ादी के लिए हर कोई मदद करने को तैयार रहता था। हमारे पिताजी ने जैसे बताया कि काम के लिए, हाँ, ये ज़रूर कमज़ोरी रही, मतलब ये कमी रही उनके पूरे कार्य काम में कि उनके पास पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे तो आर्थिक सहयोग लेना पड़ता था। आर्थिक सहयोग लेने के लिए उनको बताना पड़ता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ।
अजय जी, बहुत सारी कहानियां है इस संघर्ष के पीछे की, कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ और क्या उसके परिणाम आए हैं, ये सब हमने जाना है। तब का दौर अलग था, आज का दौर अलग है। तब से लेकर अगर आज में देखें तो आज, जैसे कि अभी आप कुछ देर पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने बताया भी कि उनकी कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रतियां हैं, कुछ किताबें हैं जो आपने आज तक सहेज कर रखी हैं। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। एक तो जब उनको जेल गए तो जेल की तरफ से एक डॉक्यूमेंट मिलता है जी। जिसमें जो सामान हाँ। उनसे उनके डॉक्यूमेंट के संबंध में रहता है। हम्म। तो ये उस समय के जेल से एक सर्टिफिकेट है डॉक्यूमेंट के संबंध में। वो हमने वो सहेज के रखा हुआ है। ये तब का वक्त है जब परसराम जी की गिरफ्तारी हुई थी। हाँ, हाँ। और गिरफ्तारी होने के बाद में जो डॉक्यूमेंट थे जो वहां से मुहैया कराए गए थे, हाँ। ये उसकी ये प्रति है। हाँ। और ये उसका उदाहरण है जिसे आज तक अजय जी ने संभाल कर रखा हुआ है। हाँ। उन्होंने उनको 1972 में जी। इंदिरा गांधी के समय सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ताम्रपत्र दिया गया था। तो उनका ये ताम्रपत्र है। ये ताम्रपत्र देकर सम्मान किया गया। जी। हाँ, और सेनानियों को पेंशन चालू किया स्वतंत्रता संग्राम अच्छा, सेनानियों तो ये को। वो दौर था। हाँ, जब वहां से इसकी शुरुआत हुई। जी। और जेल सर्टिफिकेट भी दिया गया है उसी समय। ये जेल सर्टिफिकेट है। तो सर्टिफिकेट से भी उन्हें नवाजा गया है। हाँ। और यही सब चीजें हैं जो आज तक एक प्रमाण के रूप में और हमने इसे सहेज कर रखा है। उन्होंने ये सारी घटनाओं को अपनी आत्मकथा के रूप में और इस घटना को पूरा विवरण उन्होंने एक पुस्तक के रूप में लिखे हैं, जिसमें जिसको बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। और ये मेरे ख्याल से मूल प्रति भी है, क्योंकि ये उनकी लिखित, ये हस्तलिखित उनकी खुद की है जी। और कुछ टाइपिंग भी किया हुआ है। बिल्कुल। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी जीवंत कर देती है उन पलों को, जब आज इतनी सारी चीज़ों को सहेज कर समेट कर जब रखा जाता है तो ये उस दौर की याद दिलाती हैं कि क्या कुछ और कैसा हुआ था और कितना संघर्ष किया गया। काफ़ी अतुलनीय योगदान परसराम सोनी जी का रहा है भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए। और जैसे कि शुरुआत भी होती है कि अगर आप छोटे कदम लीजिए तो कहीं ना कहीं बड़े कदम खुद ब खुद आ जाएंगे और आप उस दौड़ में भी शामिल हो जाएंगे। कुछ यही कहानी परसराम जी की भी बयां करते हैं। और इस दौड़ में वो अकेले शामिल नहीं थे, उन्होंने सभी लोगों को साथ लेके चले और काफ़ी संघर्ष से, काफ़ी परिश्रम से उन्होंने किया है, छिपते छिपाते माँ बाप से, क्योंकि एक परिवार का डर भी होता है। आम एक इंसान, एक आम लड़का जो कि अपने किशोरावस्था से ही उसके अंदर देश भावना जागृत होती है और उसके बाद में वो लगातार निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। पीछे मुड़कर उन्होंने कभी देखा ही नहीं और फिर उन्होंने परिवार समाज किसी भी की चिंता नहीं की। मकसद सिर्फ एक कि किसी भी तरह से आजाद हो जाए। जी। तो बहुत अच्छी ये बातचीत रही है। अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ में जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने इतनी सारी, और रायपुर षड्यंत्र केस के बारे में आपने बहुत करीब से, क्योंकि आपने देखा है, जाना है और इसके बारे में बताया, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें षड्यंत्र केस के बारे में नहीं पता है। तो इसी के साथ आज के हमारे इस खास अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।